अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वादियो नज़र में तमाम इमारतें एक जैसी होती हैं। उसकी वजह है कि उनकी तामीर एक ही तरह की जाती है, कारीगर एक जैसे होते हैं, एक ही तरह बुनियादें खोदी जाती हैं, उनकी बढ़ाई की जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमारत को बुलंदी की तरफ तामीर किया जाता है। लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ वाक़यात जुड़े होते हैं, उनको कोई पस मंज़र ऐसा होता है जिसकी वजह से वो दूसरी इमारतों से मुमताज़ होती हैं और उन्हें ख़ास इमारतें या तारीख़ी इमारतें कहा जाता है। मैं आज आपको रावलपिंडी की एक ऐसी ही तारीख़ी इमारत दिखाने के लिए लाया हूँ जिसे दुर्गा नवाज़ हवेली कहा जाता था। का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब नए लोगों ने इस हवेली का कब्ज़ा लिया तो उन्होंने इसका नाम तब्दील करके हवेली मीर बाबा रख दिया। ये हवेली जामा मस्जिद रोड पर वाक़ है। ये मेरे इस तरफ आपको बनी चौक का इलाका नज़र आ रहा है और अगर मैं इस तरफ कैमरा करूं तो ये जामा मस्जिद है और इसके आगे पुराना किला। और ये वो इमारत है जो मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसका पुराना नाम ऊपर लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, दुर्गा नवाज़ 1934 और नीचे हवेली मीर बाबा। ये हवेली 1934 में बनी, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बन गया, यानी सिर्फ 14 साल वो मकीन यहाँ रहे और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। और ये हवेली फिर उन लोगों को अलाट कर दी गई जो मशरक़ी पंजाब से या हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। ये हवेली इस लिहाज से बहुत ख़ास है। वैसे तो यहाँ दिन में हज़ारों लोग गुजरते हैं, कोई इस पर ध्यान देते हैं और कोई बगैर ध्यान दिए गुजर जाता है। नाम भी पढ़ते होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन किसी को ये नहीं पता सिवाय चंद लोगों के रावलपिंडी में कि ये हवेली किसकी थी, किसने बनवाई, क्यों बनवाई और इस हवेली के साथ वो कौन से ख़ास वाक़यात जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से ये हवेली रावलपिंडी की तारीख़ी इमारतों में शुमार होती है। एक तो ये वो इमारत है जिसका 1947 में मुसलमानों और सिखों के फसादात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। 3 मार्च 1947 को अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा। ये नारा ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, फ़ोन नहीं था, पैगाम रसानी इतनी तेज़ी से नहीं होती थी जितनी तेज़ी से अब होती है। लिहाजा ये पैगाम पहुंचने में कुछ दिन लगे, लेकिन पूरे पंजाब में तारा सिंह की इस बात से आग लग गई। उसकी वजह ये कि सदियों से मुसलमान और सिख एक दूसरे के साथ रहा करते थे, हिंदू भी उसमें शामिल थे। ये इलाका पोटोहार का इलाका सिखों ने 1765 में फ़तह किया गखड़ों के सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त देने के बाद, और फिर वो यहाँ आकर बस गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आबादियाँ बनाई, गांव बसाए, अपने गुरुद्वारे बनाए। लिहाजा वो इस पोटोहार पर ख़ास तौर पर अपना हक़ समझते थे। मास्टर तारा सिंह की इस बात के बाद रावलपिंडी जेल अटक में तारीख़ के बदतरीन फसादात ने जन्म लिया। 7 मार्च को टेक्सला रेलवे स्टेशन पर, यानी 3 मार्च को मास्टर तारा सिंह ने ऐलान किया और 7 मार्च को टेक्सला रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को आग लगा दी गई और इसमें जो हिंदू और सिख थे 22 लोग जो है वो तारीख बताती है कि 22 लोगों को मार दिया गया। मुसलमान बलवाइयों ने हमला किया। ये ट्रेन पेशावर से चली थी और इसने अमृतसर जाना था। पेशावर एक्सप्रेस इसका नाम था और इसमें कुछ सिख हसन अब्दाल से भी सवार हुए थे, लेकिन हसन अब्दाल से अगले ही स्टेशन यानी टेक्सला पर ट्रेन रोककर उन्हें उतार लिया गया और उन्हें मार दिया गया। जो मॉब था यानी जो मुसलमान मुजाहिरीन थे उन्होंने टेक्सला शहर में भी लोगों के घरों को आग लगा दी, यानी जो सिख और हिंदू थे उनके घरों को आग लगाई और उसके बाद ये फसादात पूरे पोटोहार में फैलते चले गए। कहूटा यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ भी घरों को आग लगाई गई। थुआ खालसा में 93 औरतों ने खुदकुशी कर ली, इसलिए कि एक ग्रोह ने थुआ खालसा के सिख गाँव पर हल्ला बोल दिया था। कहते हैं मजमूई तौर पर 300 के लगभग हलाकतें हुई। इसी तरह चुआ खालसा 150 सिख वहाँ मारे गए। बेवल, बसाली, कल्लर सैयदा, झीका गली, कुरी शहर और गुजर खान और अटक के देहात वो ख़ास इलाके हैं जहाँ बदतरीन फसादात देखने में आए। ये फसादात इस हद तक बढ़े कि लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन ने कहूटा का दौरा किया और उन ज़ख्मियों की या मरने वालों की याद में खामोशी भी इख्तियार की और मुतासरीन को
इमदाद भी दी ताकि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके, और फिर उन्हें बाद में बाहिफाजत यहाँ से हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी का मैंने जिक्र किया था कि इस इमारत का रावलपिंडी के फसादात में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो रावलपिंडी में इन फसादात में सिखों की तरफ से चलने वाली पहली गोली इसी इमारत से चलाई गई। कहते हैं कि एक मुजाहरा था जिसमें मुसलमान शरीक थे और वो इस हवेली को आग लगाना चाहते थे, लेकिन जो हवेली के मकीन थे वो मुसल्लह थे, लिहाजा उन्होंने उस पर गोली चलाई और एक मुसलमान वकील, दो रवायात हैं, एक के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुसलमान वकील ज़ख्मी हुआ था और दूसरे के बारे में ये कहा जाता है कि बाद में उसका इंतकाल हो गया था। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये तय है कि रावलपिंडी में फसादात के नाम पर पहली गोली इसी हवेली दुर्गा नवाज से चलाई गई। दूसरी इसकी अहमियत ये है कि जब ये पाकिस्तान बनने के बाद अलाट हुई यानी मुसलमानों को, तो यहाँ 1950 की दहाई में एक बहुत मशहूर क्रिकेटर रहा करते थे जिन्हें वैसे तो मकसूद अहमद उनका नाम था, लेकिन उन्हें मैरी मैक्स के नाम से जाना जाता था। वो कुछ अर्सा यहाँ रिहाइश पजीर रहे और अब ये हवेली नए मालकान के पास है और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हवेली मीर बाबा। मैं आपको हवेली के अंदर ले चलता हूँ और इस हवेली का जो बचा कुचा हिस्सा है, जो तारीखी विरसा है हमारा, मैं वो दिखाता हूँ जहाँ तक मेरी रसाई मुमकिन हो सकी और जो अब इस हवेली में बचा कुचा रह गया है। लेकिन ये हवेली बहरहाल यादगार है। ये सामने इस हवेली का लकड़ी का दरवाज़ा, इस दरवाजे को खुलवाने के लिए मैंने कमोबेश 3 महीने मेहनत की, क्योंकि इस हवेली के जो मौजूदा मालकान हैं वो मेरे जानने वाले नहीं थे। मैंने किसी को कहा, उसने किसी का नंबर दिया। यहाँ यूनियन काउंसिल के एक नाजिम हैं आमिर मीर साहब, मैं कई महीने तक उनसे राब्ते में रहा, उनसे दरख्वास्त करता रहा और बिलाखिर आज मुझे इस हवेली में दाखिले की इजाज़त मिली है। आज पहली बार ये लकड़ी का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा और मैं अंदर जाऊँगा और अपने साथ साथ आपको भी ले जाऊँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि अब हवेली में क्या बाकी रह गया है। अपने नाज़रीन को एक खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। व्लॉगिंग के इस तवील सफ़र में मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तवील सफ़र किए और हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाज़रीन से किसी किस्म का ताउन नहीं मांगा। लेकिन अब व्लॉगिंग एक मुश्किल शौक़ कह लें, पेशा कह लें या शोबा कह लें बन चुकी है। मेरे वसाइल कम पड़ रहे हैं इस व्लॉगिंग को पूरा करने के लिए, लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपने अकाउंट नंबर्स दे रहा हूं। जो मेरे बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने बैंक अल-फलाह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। वो अब अगर मेरी माली एआनत करें तो मैं इस सफ़र को मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो मेरी एआनत करें, मेरी मदद करें, मुझसे ताउन करें। अगर किसी ब्रांड की तशहीर का कोई मामला है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयार हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं चंदा मांग रहा हूँ उनसे या उनसे कोई ऐसी अपील कर रहा हूँ कि जी मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो तबसरों में इसका इजहार ना करें बल्कि मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात आसान करे, मेरा सफ़र आसान करे। और ये व्लॉगिंग का जो मामला है, जो चीज़ें मैं अपनी नई नस्ल तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो विरसे मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सफ़र मेरा उसी तरह जारी और सारी रहे। हाँ, अगर आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये हवेली क्यों बनी, किसने बनवाई, किसके लिए बनवाई, ये मैं आपको व्लॉग के आखिर पर बताऊंगा। इसलिए आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि ये अज़ीमुश्शान हवेली क्यों बनाई गई थी। इमारतें बात ज़ाहिर है किसी न किसी मकसद के तहत बनाई जाती हैं। रिहाइश का मकसद होता है या जंग का मकसद होता है, काफ़िलों का मकसद होता है, यानी कारवान सराय, किले, मकबरे और रिहायशी इमारतें, उनके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। लेकिन इस हवेली के पीछे जो मकसद छुपा हुआ था उसे जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आइए मैं आपको हवेली मीर बाबा के अंदर ले चलता हूँ। ये इसका बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, अभी इंटैक्ट है, यानी अभी उसी तरह है। अब मुमकिन तौर पर इसमें कोई तब्दीली हुई होगी लेकिन लकड़ी मुझे इसकी पुरानी ही लग रही है। ये
जो पुराने ज़माने की मजबूत लकड़ियाँ हुआ करती थी, देवदार की, शीशम की या चीड़ की लकड़ी इस इलाके में आमतौर पर होती थी, ये उसी लकड़ी का दरवाज़ा है। दरमियान में छोटा सा दरवाज़ा है, ये इस्तेमाल होता है आने जाने के लिए। मैंने बतौर ख़ास दरख्वास्त करके इसका बड़ा दरवाज़ा खुलवाया है ताकि मैं आपको इसका दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर दिखा सकूँ। यहाँ से कुछ नई चीज़ें हैं, मतलब ये सीमेंट लगा दिया गया है। यकीनी तौर पर वक्त के साथ साथ इस इमारत को नुकसान पहुँचा होगा। ये टाइल जो है, ये मुझे लग रही है कि ये पुरानी टाइल है, क्योंकि जिस वक्त ये हवेली बनी थी अपने वक्त की खूबसूरत तरीन इमारत थी, तो यकीनी तौर पर इसकी खूबसूरती का ख्याल इसके अंदरूनी रास्ते पर भी रखा गया होगा। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है नीचे से दबी हुई, चूँकि उस ज़माने में इतनी भारी गाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब भारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और इस वजह से इसका फर्श थोड़ा सा दब गया हुआ है। ये साइड पर आप देखिए बहुत शानदार किनारा इसका बना हुआ है, फूलों का काम हुआ है और अच्छा खूबसूरत नफासत का काम, सुर्ख, सियाह, सफ़ेद और पीला रंग इस्तेमाल किया गया। पीला रंग वैसे भी सिखों का बहुत ही एक महबूब रंग हुआ करता था, फेवरेट रंग हुआ करता था। तो ये इसका अंदरूनी हिस्सा, हाँ इसकी छत जो है वो मैं आपको दिखाना भूल गया। ये यकीनी तौर पर इस पर भी कोई बेल बूटे और नक्शो निगार बने होंगे, लेकिन अब वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके। दरमियान में एक फूल बना हुआ है। ये जो बाकी फिटिंग है ये तो ज़ाहिर सी बात है, बात की बात चीज़ें हैं। ये जाली भी मेरा ख्याल है बाद में बनी है, लेकिन ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये पुराने दौर का खासा था। इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे। ये एक इस डिज़ाइन इधर बना हुआ है और एक इधर बना हुआ है। ये इसका सहन हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फ़र्श नया डाला गया है। अब तो ये गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होती है जगह। यहाँ मेरा ख्याल है घी वगैरह स्टोर किया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिन लोगों के पास है ये उनका कारोबार है। ये छपरा भी बाद में डाला गया है, लेकिन ये इसका सहन था। ये चारों तरफ से हवेली का मतलब सहन का एक नज़ारा। 2 मंजिला हवेली है। ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। 2 तरफ से इसकी सीढ़ियाँ जाती हैं, एक दाएं हाथ से और एक बाएं हाथ से। अच्छा, ये जो फर्श है मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ये नया डाला गया है कि इसकी ईंट में और इस दीवार की ईंट में एक वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा। यहाँ का भी दरवाज़ा होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बंद किया जा चुका। किन वजूहात की वजह से बंद किया गया कोई बताने वाला नहीं है। इसके ऊपर एक रोशनदान है और ये आप दीवार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी रेशमी कपड़े में सूती कोई पैबंद लगा दिया गया हो। इस दीवार को देखकर बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये साथ वाली पुरानी दीवार और पुरानी ईंट बहुत नफीस और तराशी हुई ईंट, और ये साथ जो आजकल जो ईंट इस्तेमाल होती है ये वो मेरा ख्याल है कि बाद में इस पर प्लस्तर वगैरह करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लिहाजा नहीं किया गया। ये एक कमरा है, ये साथ 2 कमरे और हैं। ये पुराना अंदाज़ है। ये दरवाज़े भी मुझे पुराना ही लग रहे हैं। जो इनकी हालत है उससे लगता है कि ये दरवाज़े पुराने ही हैं। ऊपर रोशनी के लिए और हवा के लिए सलाखें लगाई गई हैं, यानी खिड़कियाँ बनाई गई हैं। उस ज़माने में आज का दौर तो था नहीं कि ये सारा कुछ पंखे, फ्रिज हो या एसी वगैरह हो, तो ये रोशनी के लिए और हवा के लिए इसी तरह के रोशनदान बनाए जाते थे। ये इसका बालाई हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बालाई हिस्से पर लेकर चलता हूँ जहाँ तक इसकी रसाई मुमकिन है। मैं सिर्फ यहाँ से आपको इसका अंदाज़े तामीर दिखा रहा हूँ कि इसका अंदाज़े तामीर कैसा था। मैं कोशिश करता हूँ जी अगर कोई दरवाज़ा खुल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चीज़ें थे। ये तो पूरी कुंडी ही मेरे हाथ में आ गई है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, अल्लाह खैर करे, ये आ गई अंदर। अच्छा से ये सारा जी गोदाम है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टोर किया गया है। मेरा ख्याल है प्राइवेसी है, मैं अंदर ना जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ इस कमरे की हालत। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि ये हवेली अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हुई है और ये जगह जगह जो दरवाज़ों को बंद किया गया है, इससे भी इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि ये हवेली अब 2 या 2 से ज़्यादा जो मालिकान हैं उनमें तकसीम है। अब ये खुल तो गया है, अब अल्लाह के फजल करम से मुझसे ये बंद नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश करके मैंने इसकी कुंडी लगा ही दी है, क्योंकि पूरी कुंडी ही मेरे हाथ में आ गई थी। और ये मेरा पहला तजर्बा है कि मैंने कुंडी खोलने की कोशिश की तो पूरी कुंडी ही मेरे हाथ में आ गई।
इस दरवाजे को ताला लगा हुआ है, लिहाजा मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। यकीनी तौर पर गोदाम है, तो ये गोदाम की ही चीज़ें होंगी। ये भी एक है, अच्छा ये भी वही गोदाम का हिस्सा। मैंने कहा ना कि हर तरफ चीज़ें भरी हुई हैं और ना ही जाऊँ अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या सूरत हाल है। ये वॉशरूम है इधर। ये मेरे साथ जनाब अपना सज्जाद हैदर साहब हैं, नहायत ही सुस्त आदमी है। इनकी ड्यूटी लगाई थी मैंने कि चूँकि ये इनका इलाका है, इनका मोहल्ला है, माशाल्लाह रंगला पंजाब के नाम से टीवी चैनल यानी यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लेकिन ये हाथ बड़े कभी कभी आते हैं, मुश्किल से आते हैं, मुश्किल से आते हैं। तो आपको इतनी आसानी से हम दस्तयाब हो गए, ये शुक्र नहीं करते आप? हाँ जी, ये बड़े लोग इसी तरह होते हैं। वो किसी ने कहते हैं कि अल्लामा इकबाल एक दफ़ा ताख़ीर से पहुँचे क्लास में, तो उस्ताद ने पूछा कि आप देर से क्यों आए, तो उन्होंने कहा इकबाल हमेशा देर से आता है। वो इकबाल देर से आता था, मैं इकबाल नहीं हूँ, मैं मुश्किल से हाथ आता। तो बहरहाल ये मेरे साथ हैं। अब मैं इनके चैनल के लिए भी नेक तवक्कुआत और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। ये हमारे असद साहब हैं, ये भी हमारे साथी हैं। आ जाएगा दूर से हाथ ही हिला दो नौजवान, लगे पुतला नहीं खड़ा हुआ, बंदा खड़ा हुआ है। तो ये हैं जनाब मेरे साथी जो आज हम इसको कवर करने आए हैं, हवेली दुर्गा नवास। ये एक मुझे सामने कमरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी बंद है और यकीनी तौर पर इसके अंदर भी इसी तरह के कार्टन और दूसरी चीज़ें भरी होंगी। मैं ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों की तशहीर करता जा रहा हूँ, क्योंकि इन कार्टन्स पर इन ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं और ऐसा ना हो कि इस पर एतराज़ आ जाए कि जी आपने अपनी वीडियो में फ़लाँ चीज़ की तशहीर की, हालांकि मैंने की नहीं। ये एक कमरा मुझे यहाँ नज़र आया है, ये पुराना दौर की मुझे गवाही देता दिखाई दिया है। ये रास्ते में कुछ टीन शीन रखे हुए हैं, कनस्तर रखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इधर जाके, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस दरवाजे के पार दिखा सकूं। इस दरवाजे के पार खंडर है भारत, ये ऊपर से छत इसकी गिर चुकी है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा एक तरफ किया है और मैं ख़ुद भी, मेरा ख्याल है सारे कपड़े मेरे जो है वो आयल से भरेंगे, अल्लाह खैर करेगा। ये इसका एक खंडर मुझे दिखाई दिया था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये चीज़ थी जो बनी हुई थी। ये ऊपर से आपको आसमान भी दिखाई दे रहा होगा। 2 मंजिला मैंने जिक्र किया था कि 2 मंजिला हवेली, ये दूसरी मंजिल की छत जो है वो टूट गई हुई है और ये सारा मामला आपके सामने है। अंदर जाने का मैं बमुश्किल अपना सिर्फ कैमरा मैंने अंदर किया हुआ है, मुझे अंदर जाने का रास्ता मिला नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कार्टन और घी के कनस्तर लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जब वापस जाऊँ तो वो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बहरान है, तो मैंने खाया पिया तो कुछ नहीं और मेरे कपड़ों पर सारा घी लगा हो, तो मेरे घर वाले कहें कि तुम जो है वो क्या घी बनाना शुरू कर दी है व्लॉग करने के साथ साथ। अच्छा, यहाँ एक दरवाज़ा मुझे ऐसा दिखाई दिया है जो बंद है, दूसरी तरफ पार्किंग लॉट है और खुला मैदान है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पार अब तो खैर गाड़ियों का पार्किंग लॉट मौजूद है, लोग किराए पर गाड़ी भी खड़ी करते हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ एक बाग हुआ करता था, 3-4 मरले का, कुछ लोग कहते हैं 5 मरले का एक बाग था। वो हवेली के साथ ही मुंसलिक था और हवेली की खूबसूरती में इजाफा करता था। लेकिन अब बाग तो बाकी नहीं रह गया, बाग भी ख़त्म हो गया और उसकी जगह भी मेरा ख्याल है हिस्से बखरे हो गए उसके, और वो अब उस जगह पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, बाग का नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हवेली 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, लेकिन कुछ लोग इसकी नफ़ी करते हैं, कहते हैं नहीं जी हवेली थी ही इतनी। लेकिन जिस अंदाज में और जिस तमतराक से इसे बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि ये हवेली इतनी नहीं थी जितनी रह गई है, बल्कि ये हवेली 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो गई है। छत पर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ से क्या सूरत हाल हमें नज़र आती है। एक सीढ़ियाँ तो मुझे सामने दिखाई दे रही हैं और एक सीढ़ियाँ इसकी जो आप अंदरूनी रास्ता कह सकते हैं कि अंदरूनी रास्ते से ऊपर जा रही हैं। पहले इन सीढ़ियों पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ऊपर क्या है। ये सीढ़ियाँ मुझे पुराने दौर की लग रही हैं। ये जिस नफासत से इस पर काम किया गया है, सीमेंट पर लकीरें खींचकर ये जो बनाया गया है, ये डिज़ाइन जो बनाया गया है, ये आज का नहीं है। इसका रंग रोगन भी चूँकि मांद पड़ गया हुआ है, लिहाजा मुझे लगता है कि ये सीढ़ियाँ पुराने दौर की ही हैं। तो ये दाएं बाएं आपको चूना हुआ नज़र आएगा। ये ज़ाहिर है जो लोग रहते हैं उन्होंने इसका कुछ तो तिया पाँचा किया होगा या इसमें कुछ तो बेहतरी लाने की कोशिश की होगी। ये जनाब मैं इसके छत पर आ गया हूँ, यानी पहली मंजिल पर। ये वो छपरा
जो आपको नीचे से दिखाई दे रहा था, यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है हवेली के तर्ज तामीर का, क्योंकि नीचे तो जगह जगह उन्होंने अपने करस्तर रखे हुए हैं घी के, तो सही नहीं अंदाज़ा हो पाया। ये एक कमरा, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, यानी ये सीढ़ियाँ नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो ये सीधे हाथ को ये एक पहला कमरा है। इसका दरवाज़ा भी पुराना ही मुझे लग रहा है, रंग रोगन ऊपर नया किया गया है। ये गालिबन रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये रिहाइश के इस्तेमाल होता है। असूली तौर पर मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था क्योंकि सामान रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके वो शीशे दिखाना चाह रहा था, रंगीन शीशे जो बाहर से भी नज़र आते हैं। और ये वो बालकनी है इसके बाहर, ये मैं जनाब, हाँ जी, ये बड़ी खूबसूरत बालकनी है। और ये मैं बालकनी में आ गया हूँ, पुराने दौर की, वैसे तो लकड़ी की बालकनियाँ बना करती थी, लेकिन इसकी जो बालकनियाँ हैं वो 1 2 3 ये दरमियानी बालकनी है। मैं देखता हूँ कि वहाँ जाने का रास्ता है या नहीं। ये 4 और ये 5, यानी 2 बालकनियाँ उधर हैं, 2 बालकनियाँ इधर हैं और एक बालकनी दरमियान में है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि जो दाएं और बाएं की बालकनियाँ हैं ये तो मुस्ततील शक्ल में है, यानी ये सबसे बड़ी बालकनी है और इसी तरह की एक बड़ी बालकनी दूसरी समत है, और इसके साथ एक छोटी बालकनी है, वो भी मुस्ततील शक्ल की है। लेकिन जो दरमियान की बालकनी है, ये वाली जो बालकनी है, ये नीम गोलाई की शक्ल की है। ये लीजिए, शोर शराबा रश, जामा मस्जिद रोड, कहते हैं कि पहले इसका नाम सर्कुलर रोड हुआ करता था, और फिर जो है वो इसका नाम बदल कर जब जामा मस्जिद तामीर हुई 1902 में, तो इसका नाम तब्दील करके इस सड़क का जामा मस्जिद रोड रख दिया गया। ये सामने बनी चौक है। बहुत से लोग मुझसे शिकवा करते हैं कि जी मैं आपको लोकेशन नहीं देता अपने नाजरीन को, तो रावलपिंडी शहर में बनी चौक किसी से कोई ढका छुपा नहीं है, बहुत मशहूर जगह है। आप बनी चौक आएँ, बेशक इस्लामाबाद की तरफ से आएँ या रावलपिंडी शहर की तरफ से आएँ, यानी सदर की तरफ से आएँ, बनी चौक आ जाएँ और बनी चौक से ये सड़क जामा मस्जिद रोड है। उल्टे हाथ को जैसे ही आप टर्न करेंगे तो मेरा ख्याल है 200-300 कदम के फासले पर आपको उल्टे हाथ को ये शानदार इमारत दिखाई दे जाएगी। ये बाहर से इसके दरवाजे हैं और वही रोशनदान टाइप की एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, नीचे दरवाज़ा है। शीशे भी इसके पुराने ही लगे हुए हैं, लेकिन अब उन पर धूल मिट्टी जम चुकी है, वक्त की गर्द जम चुकी है और हमने इसे संभाला नहीं। ये दूसरा दरवाज़ा, इसके शीशे भी रंगीन होंगे। ये जो शीशे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी रंगीन होंगे, लेकिन अब इनकी रंगत मान पड़ गई हुई है। आइए वापस चलते हैं बाहर, यानी दूसरा कमरा को देखने की कोशिश करते हैं। ये शीशे ज़ाहिर है जब अंदर से रंगीन है तो बाहर से भी जो है वो ये रंगीन होंगे, लेकिन अब इनकी रंगत के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अलमारी बनी हुई है, दीवार नीचे भी पुरानी है, फर्श भी इसका पुराना है, हरा, साथ सफ़ेद, फिर हरा, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको, मचिंटा कहते हैं या सुर्ख कह लें आप इसे। ये इसके साथ बगली कमरा, सामने एक आतिशदान बना हुआ। कहते हैं रावलपिंडी में उस ज़माने में सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ा करती थी और लोगों को ज़रूरत पड़ती थी इस आतिशदान की। अब तो खैर मौसम बदल गए, मौसमियाती तब्दीली आ गई, सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी और पड़ती है, और सर्दी भी अगर आती है तो बहुत मुख्तसर सी आती है। तो ये वो बालकनी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, साइड वाली बालकनी। मैंने बताया था 5 बालकनियाँ हैं। तो ये अब ये इस उल्टे हाथ को, ये मेरे उल्टे हाथ को, ये आखिरी बालकनी है। ये साथ दूसरी इमारत है और ये बालकनी की कतार आपको सामने दिखाई दे रही होगी। ये ऊपर का डिज़ाइन मैं आपको जो है वो पहले भी दिखा चुका हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोबारा दिखाऊँ। ड्रोन उड़ाने का मामला थोड़ा सा कुछ संगीन मुझे लग रहा है क्योंकि तारें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो आपको इसका फ्रंट व्यू ज़रूर दिखा दूँ। छत भी इसकी पुरानी है, बड़ी मजबूत लकड़ी की बनी हुई छत है। यकीनी तौर पर कोई देवदार, शीशम या टाली वगैरह की कोई लकड़ी होगी, वो इसकी छत बनी हुई है और अब भी ये बहुत मजबूत दिखाई दे रही है मुझे। ये रोशनदान का अंदरूनी हिस्सा। ये एक कमरे में ही इतनी देर लगी, तो आइए बाहर दूसरे कमरे देख लेते हैं कि दूसरे कमरों में क्या है। ये भी मेरा ख्याल कमरा शायद बंद है। कोशिश करता हूँ मैं इसको खोलने की, लेकिन ये नहीं खुला जी, इसका दरवाज़ा बंद है। ये इस रास्ता बना हुआ है, जाली लगी हुई है, ये एक हिफाजती जाली आप कह सकते हैं। ये इधर से वो दरवाज़ा इसलिए नहीं खुला जी कि इसलिए ये कमरा अब इंटैक्ट नहीं रह गया,
इस कमरे की हालत जो है वो ख़राब हो गई हुई है, और मेरा ख्याल है कि इसकी जो ऊपरी छत है वो भी उसकी जो सूरत है वो भी दिगरगूं है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये किसी वक्त गिरा जाएगी। तो अगर गिर गई तो ये हमारी तारीख का एक नुकसान होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये गिर जाएगी, क्योंकि इसकी कोई ऐसी कोई हिफाजत मुझे नज़र नहीं आ रही। ये जी वो कमरा जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, इसकी छत जो है वो टूट गई हुई है, और ये इसके पीछे भी ये कमरा था, वो तो मुझे सही सलामत नज़र आ रहा है, लेकिन छत पर जाना जो है वो मैं रिस्क नहीं लूँगा। जो सामने वो जो पतली सी तह मुझे दिखाई दे रही है सीमेंट की, ऐसा ना हो कि ये ईंटों की तह भी पतली हो और मैं कैमरे समेत कहीं इन ईंटों के नीचे दफन हूँ। तो ये वो नीचे मैंने जो आपको गेट दिखाया था दूसरी तरफ जाने का, ये उसके ऊपर का हिस्सा है। ये भी गिर गया हुआ है, लेकिन नीचे छपरा डालकर इसको कवर कर दिया है। ये सामने का हिस्सा है, और ये हवेली का बाकी मानदा हिस्सा। मुझे नहीं पता कि इसकी छत पर जाने की क्या सूरत है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर छत पर जाने की सीढ़ियाँ इसकी इंटैक्ट हुई, इस काबिल हुई कि मैं आपको छत पर ले जा सकूँ, तो मैं आपको छत पर भी ले जाऊँगा। ये इसकी छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। देखता हूँ मैं पहले आपको सामने का हिस्सा दिखाऊं, फिर सीढ़ियों की तरफ ध्यान देते हैं कि ऊपर जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। ये भी कमरा अंदर से बंद है। मैंने कोशिश की इसको खोलने की, लेकिन ये बहुत मजबूती से बंद है। ये इसकी ये भी जो है वो मजबूती से बंद है। पहले अंदर से इसकी कुंडियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से मुझे एक जाली सी दिखाई दी है, लेकिन मैं अंदर इतनी रोशनी नहीं कि मैं आपको अंदर का हिस्सा कुछ दिखा सकूं। ये भी दरवाज़ा अंदर से बंद है, और मेरा ख्याल है सारे दरवाजे ये बंद करके कहीं इसको ताला शाला लगा दिया हुआ है। इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा अंदर से बंद है। मतलब इसकी हालत अब ऐसी नहीं रह गई कि इसमें आज़ादाना तौर पर घूमा फिरा जा सके। ये एक कमरा मुझे नज़र आया है बिल्कुल आखिर में। ये ऐसा लगता है कि इसे दालान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो रिहायशी थे वो यहाँ बैठते थे और बैठकर वो मौसम का नज़ारा लेते थे। यहाँ से वो सामने उस हिस्से में मौजूद था जहाँ से मैंने आपको चीज़ें दिखाई। तो अब मैं फिर घूम फिर कर वहीं आ गया हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जो हिस्सा मुझे लगता है कि वो इससे अलग कर दिया गया है, ये उस हिस्से का एक कमरा है, लेकिन मुझे इसमें जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये जो एक बालकनी से बनी हुई है या एक पैसेज बना हुआ है, वो भी यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है और इसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। यानी ये बालकनी थी ही यहाँ तक, ऐसा नहीं है कि टूट गई है, ये यहीं तक थी। तो ये जनाब हमारी तारीख़ी विरासत या विरसा, इस पर पीला रंग किया गया था। मैंने पहले भी बताया आपको कि सिखों का पीला और ज़ाफ़रानी रंग, केसरी रंग जिसे आप कह सकते हैं, उसकी बड़ी अहमियत थी, उन्हें बहुत महबूब था ये रंग। ये वायरिंग वगैरह तो बात की है, लेकिन बाद में भी वायरिंग होने के बाद ये टूट फूट गई, ख़त्म हो गई और पता नहीं इसका क्या क्या बन गया। आइए अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि ऊपर तक रसाई हमें मुमकिन है या नहीं है। ये जी छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ, यानी इस हवेली की पहली मंजिल की छत। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये सीढ़ियाँ आगे से बंद हैं या बंद की जा चुकी है। नहीं जी, दरवाज़ा मुझे खुला मिला है और मैं इसकी छत पर जाने का ख़तरा मोल ले रहा हूँ। ख़तरे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि कोई पता नहीं कौन सी छत कहाँ से इस मखदूश हालत में है। लेकिन नहीं जी, ये ठीक है, ये छत बिल्कुल ठीक है। वाह क्या बात है जी। ये एक सीट बनी हुई है, जैसे आज के दौर की सीटें होती है ना, ये वैसी जो है वो एक सीटी बनी हुई है मतलब बैठने के लिए। यकीनी तौर पर लोग यहाँ बैठते होंगे, जो यहाँ इस घर के मालकान होंगे वो यकीनी तौर पर बैठते होंगे। ये नीचे वाले वो कमरे जो मैं आपको नहीं दिखा सका, ये उनकी छत है, खुली छत। और यहाँ भी उसी तरह की एक सीमेंट की सीट बनी हुई है। ये आप कह सकते हैं जैसे आज के दौर में हम कहते हैं ना ममटी, तो ये ममटी टाइप की जगह बनी हुई है, लेकिन अंदर कमरा है। यानी यहाँ भी बैठने का बंदोबस्त था, रिहाइश थी। ये सामने की खिड़कियाँ इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ लोग रहते थे। जो ख़ानदान था वो यहाँ रिहाइश पजीर था, सरदार बुद्ध सिंह सवानी का। तो ये इसमें भी किसी वक्त में ऐसी ही रंगीन खिड़कियाँ होंगी, यानी शीशे होंगे सॉरी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए। इधर का मामला बहुत दिलचस्प है जी। इधर जो है वो भी सीट बनी हुई है सीमेंट की, और अच्छा एक नज़ारा है। यानी ऐसे लगता है जैसे आजकल के दौर में बारबेक्यू पार्टियाँ होती हैं ना छत पर,
तो कोई ऐसा बंदोबस्त था कि जगह जगह बैठने का इंतज़ाम है। ये सामने एक वही आतिशदान बना हुआ है। मुमकिन तौर पर ये भी ऊपर कमरा हो और अब इसकी छत वगैरह ख़त्म हो गई हो, लेकिन अब कुछ नहीं बाकी बचा। ये कमरा भी नीचे से मुझे बंद मिला था और ये इसकी छत अलबत्ता खुली हुई है। इसके आगे फिर तोड़ फोड़ का मामला शुरू हो गया है। ये वो जगह हैं जो नीचे से तो काबिल रसाई नहीं थी, लेकिन ऊपर इस हद तक काबिल रसाई हैं कि यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ। ये लकड़ी टूट फूट गई हुई है, लेकिन यहाँ से आगे जाली लगी हुई है। ये भी हिफाजती जाली बाद में लगाई गई है, पहले नहीं थी। ये सारी इधर जाली लगी हुई है ताकि कोई बंदा दूसरी तरफ से देखते हुए गिर गिरा ना जाए। ये इधर से एक नज़ारा हवेली का खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको नज़र आता है जी। ये सारे हवेली का तमतरा, जाहो जलाल, शान और शौकत या जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करें, यहाँ से वो कमरे भी दिखाई देते हैं जो मेरे लिए नाकाबिल रसाई थे। यानी या तो उनके दरवाजे बंद थे या वो टूट फूट का शिकार हो गए हुए हैं और अब वहाँ नहीं जाया जा सकता। तो ये जनाब हवेली दुर्गा नवाज रावलपिंडी की वो अहम तरीन इमारत, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। मुझे इस ममटी पर जाने की सीढ़ियाँ भी दिखाई दे गई हैं जी। आइए हम इसकी इंतहाई बुलंदी तक चलते हैं, इस इमारत की इंतहाई बुलंदी तक। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं और ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से बेशक कुछ नज़र तो नहीं आना, यानी यहाँ सिर्फ छत है। वाह ज़बरदस्त जी। यहाँ भी बैठने का बंदोबस्त है। जब ये इमारत बनी होगी 1934 में, तो ज़ाहिर है रावलपिंडी में इतनी बुलंदोबाला इमारतें नहीं थी। ये जो आपको दाएं बाएं सारा कंक्रीट का जंगल दिखाई दे रहा है, ये उस वक्त नहीं होगा। तो यकीनी तौर पर ये जगह रावलपिंडी यानी पुराने रावलपिंडी की कदीम तरीन जगह होगी और यहाँ लोग बैठकर शहर का नज़ारा करते होंगे। सड़क भी इतनी मसरूफ़ नहीं थी जो अब मसरूफ़ हो गई हुई है। तो यकीनी तौर पर लोग जो है यहाँ बैठते थे और इसका शहर का खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों में समोया करते थे। लेकिन अब वो सारे गुजरे दिनों की कहानियाँ हो गई, सिर्फ बातें हैं और वो दास्तानें हैं जो मैं तो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि आने वाला वक्त इन दास्तानों को याद रखेगा या नहीं रखेगा। ये जो तीसरी मंजिल का एक कमरा मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह का एक कमरा दूसरी तरफ भी है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उस पर जाने का रास्ता भी है। तो आइए देखते हैं। मुमकिन तौर पर उसका डिज़ाइन भी इसी तरह का होगा, लेकिन देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। ये सामने वाला कमरा मेरा ख्याल है कि मैंने आपको नहीं दिखाया। ये तीसरी मंजिल पर 2 कमरे बने हुए हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं ऊपर आया था और मेरा ख्याल हाँ जी, ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं ऊपर आया था। 2 सीढ़ियाँ हैं, लिहाजा मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं किन सीढ़ियों से ऊपर आया था और किन से नहीं। तो ये कमरा देखते हैं। इसकी भी रंगीन शीशे खिड़कियों के लगे हुए, अब तो कुछ ही बाकी रह गए हैं, बाकी टूट गए और दोबारा नहीं लगाए गए। सामने अलमारियाँ, कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए चीज़ें, जगह, और ये वो दरवाज़ा और इधर की छत ये रही, ये छत और ये वो सीढ़ियाँ हैं जी ऊपर जाने के लिए, तीसरी मंजिल तक जाने के लिए। आइए इन पर भी जाकर देखते हैं कि आया यहाँ भी उसी तरह की सीटें बनी हुई हैं सीमेंट की या नहीं बनी हुई। मेरा ख्याल ये है कि बनी होंगी। ये देखें जी, ये यहाँ भी उसी तरह का, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ डिज़ाइन है। वहाँ 2 बनी हुई हैं और यहाँ 1 बनी हुई है, लेकिन लगता यही है कि ये इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि खुली फ़िज़ा और खुली हवा में ख़ानदान के लोग बैठकर न सिर्फ हवा के झोंकों से लुत्फ़अंदोज़ हों, बल्कि खूबसूरत नज़ारे भी देखें इस शहर के। सिखों ने इस शहर को बहुत तरक्की दी। मुसलमान तो खैर बहरहाल गरीब थे, लेकिन सिख अमीर थे। सरदार मलिका सिंह थे पूरी, और फिर उसके बाद आने वाले लोगों ने इससे सिखों का बाकायदा गढ़ बनाया। और ये वो इलाका है जहाँ बिल्कुल करीबी सरदार सुजान सिंह का वो कॉम्प्लेक्स भी था, गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स या मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसमें पूरे रावलपिंडी के सिख आकर इबादत किया करते थे, यानी बाग सरदारा कॉम्प्लेक्स। और ये वही कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से जामे मस्जिद रावलपिंडी की तामीर की शदीद तरीन मुखालफत की गई। मुझे तो खैर हाँ आँख से दिखाई दे रहा है, सामने जामे मस्जिद के वो गुंबद भी नज़र आ रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी नज़र आ रहा है। ये जिधर मेरा कैमरा है, जिसकी वजह से जामे मस्जिद बनाने के रास्ते में रोड़े अटकाए गए,
लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कैमरा वहाँ तक ना पहुँच पाए और आप उसे ना देख सकें, लेकिन वो सारा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इलाका सिखों का था और फिर इसके साथ ही बनी के आगे करतारपुरा आबाद किया गया। यानी उस ज़माने में जब ये हवेली बनी तो उस ज़माने में रावलपिंडी बनी चौक पर आकर ख़त्म हो जाया करता था। आगे सैदपुरी गेट का इलाका है और फिर एक तरफ वारिस खान का मोहल्ला है, सामने अपना कोहाटी बाज़ार है और उल्टे हाथ को सैदपुर रोड, वो पुराना सैदपुर रोड जो इस्लामाबाद को क्रॉस करके सैदपुर जाया करता था, क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद का वजूद था ही नहीं। तो करतारपुरा एक मज़ाफ़ाती बस्ती के तौर पर आबाद हुआ और फिर करतारपुरा ने इतनी तरक्की की उसने तकरीबन सारे ही रावलपिंडी को पीछे छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि करतारपुरा एक कारोबारी इलाका था, लेकिन शवाहिद इस बात की नफ़ी करते हैं कि वो एक कारोबारी इलाका था, क्योंकि कारोबार हमेशा शहर के मरकज़ में होते हैं, मज़ाफ़ात पे नहीं होते। तो ये बात तो समझ में आती है कि उसे एक रिहायशी इलाके के तौर पर बनाया गया था, ये तरक्की दी गई थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि वो कारोबारी इलाका था। कारोबारी इलाका इसका सदर ही था और यही इलाका जो अंदरून शहर, बल्कि उस ज़माने में सदर भी इतना आबाद नहीं था, आप कह सकते हैं कि पुराना किला का इलाका, वो यहाँ से मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल कोई 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। तो कारोबारी मरकज़ वही था, लेकिन रिहाइश के लिए सिखों ने अपने लिए खूबसूरत घर और खुली सड़कें ये बनाई थी। सिखों के और हिंदुओं का जो तर्ज़ ज़िंदगी था उसमें एक बुनियादी फ़र्क ये था कि हिंदू तंग गलियों में रहा करते थे, गेटेड कम्युनिटी थी, पैसा उनके पास ज़्यादा था और बुज़दिल थे किसी हद तक आप कह सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपनी गलियों के बाहर गेट लगाए हुए थे ताकि कोई शख्स, अजनबी आदमी अंदर दाखिल ना हो सके और उनकी दौलत के लिए ख़तरा ना बने। लेकिन सिखों ने अपने तर्ज़ ज़िंदगी में ये तब्दीली की कि उन्होंने खुली गलियाँ बनाई, सड़कें बनाई और फिर अपने घर भी उसी अंदाज में खुले रखे। ये सामने जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, नीचे जो मैंने आतिशदान आपको दिखाए थे, ये उसकी चिमनी है। इसी तरह की एक चिमनी वहाँ भी बनी हुई है। मेरा ख्याल है कि वहाँ मैं आपको दिखाना भूल गया, या शायद नहीं है ही नहीं जी, वो मेरे सामने नज़र आ रहा है, वहाँ चिमनी है नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं सका। ये चिमनी है जहाँ से उसका धुआँ, जो लकड़ी और जो कोयले जलाए जाते थे उनका धुआँ यहाँ से बाहर निकला करता था। कहते हैं मोहब्बत का जज्बा बहुत ताकतवर होता है और ये वो जज्बा है जो इंसान से ऐसे काम भी करवा देता है जिनके बारे में ना तो उसकी सोच होती है और ना ही कभी गुमान होता है कि वो ये सब कुछ करेगा। ये इमारत तो मैंने आपको पूरी दिखा दी, इसका नाम भी बता दिया, इसके तामीर करवाने वाले का नाम भी मैंने बता दिया, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये इमारत किस मकसद के लिए तामीर हुई थी। ये भी मैंने आपको बताया कि सिख और हिंदू उस ज़माने में पैसे वाले लोग थे, अमीर और मतमबल लोग हुआ करते थे रावलपिंडी के, लिहाजा उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ और घर बनाए और उनमें रिहाइश इख्तियार की ताकि मुसलमानों को एक तरह से नीचा दिखाया जा सके या अपनी इमारत का इजहार किया जा सके। इस इमारत को तामीर करवाने वाले सरदार बुद्ध सिंह सवानी कोयले के बहुत बड़े ताजिर थे और कहते हैं कि उनका कोयला न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पोठोहार और पंजाब के दूसरे इलाकों में भी जाया करता था। पीछे ख्योड़ा में कोयले की कानें हुआ करती थी, वहाँ से कोयला निकला करता था और वो रावलपिंडी में कोयला बेचा भी करते थे और कोयला भेजा भी करते थे। उनकी बीवी का नाम था दुर्गा देवी और कहते हैं वो बहुत खूबसूरत खातून थी और सरदार बुद्ध सिंह सवानी उनसे बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। तो कहा यही जाता है, जो हवेली दुर्गा नवाज की तारीख़ बताती है कि सरदार बुद्ध सिंह सवानी ने अपनी बीवी की मोहब्बत में इस इमारत को तामीर करवाया और इसका नाम रखा हवेली दुर्गा नवाज। लिहाजा अगर हम ये कहें कि ये इमारत रावलपिंडी का ताजमहल है तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और ना ही मैं गलत कह रहा हूँ। तो यूँ कह लें कि मैंने आज आपको रावलपिंडी का वो ताजमहल दिखाया है जो एक शोहर ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। ज़रूरी नहीं कि ताजमहल बीवियों की ख़बरों पर बनाए जाएं, बल्कि ज़िंदा बीवियों को भी मोहब्बत के तोहफे दिए जा सकते हैं और ये हवेली दुर्गा नवाज उस तोहफे की एक शानदार मिसाल है जिसका कोई और नेमुल बदल नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।